एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो चैप्टर का नाम है इनवॉइस। आपने बहुत बार जीएसटी में इनवॉइस के बारे में सुन तो लिया ही होगा कि हाँ सर एक इनवॉइस होता है, इशू करना होता है। ठीक है। जैसे इनवॉइस नहीं होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। इनवॉइस सप्लायर इशू करता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ आज इनवॉइस की सारी बातें करूंगा। तो बेसिकली अगर मैं इस चैप्टर का नाम बोलूं तो वो है इनवॉइस, एंड रादर मुझे बोलना चाहिए टैक्स इनवॉइस। तो अगर कभी भी सिर्फ इनवॉइस लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही होता है कि हम टैक्स इनवॉइस की बात कर रहे हैं। टैक्स इनवॉइस, देन यू हैव डेबिट नोट एंड यू हैव क्रेडिट नोट। सर ये क्या होता है, इसी चैप्टर में देखेंगे। ये चैप्टर बच्चे आपका कितने मार्क्स का आने का उम्मीद है? 5 नंबर का आने का उम्मीद है। और मैं इस चैप्टर को, और ये कितनी क्लासेस में हम खत्म करेंगे? 2 क्लासेस में, मजे में हमारा 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। एक क्लास आज और एक क्लास सैटरडे जो होएगा, तो हमारा इस वीक में इनवॉइस चैप्टर डन हो जाएगा। अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जनरली इनवॉइस कौन इशू करता है बच्चों? क्लाउड। हाँ जी, कौन इशू करता है? सेलर। एग्जैक्टली, इनवॉइस इज इशूड बाय सेलर और सप्लायर। और इस इनवॉइस में आपके हिसाब से क्या क्या डिटेल्स होती होंगी? अच्छा, क्या इसको मैं टैक्स इनवॉइस बोल सकता हूँ? यस। बिल्कुल बोल सकते हैं। और आपके हिसाब से इसमें क्या क्या डिटेल्स होती होंगी? मतलब ये चैप्टर ना, पहले मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ। बुक में अरे मैं बुक खोल लूंगा एक बार। ठीक है, वो सेकंड वाला है ना, जीएसटी के 2 मॉड्यूल्स है ना सेकंड वाले के अंदर। ठीक है। सर, हाँ जी। सर इसको नोट करना है जो आप लिखवा रहे हो या फिर आप नहीं, नोट्स मैं बहुत भेजोगे? ही हल्का सा नोट करवाऊंगा। मतलब ये ना थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, कि इनवॉइस का फॉर्मेट अभी थोड़ा बहुत तो ये लिख लो, बट तुमको बुक के अंदर दिखाऊंगा अभी मैं, तो वो रीड करना होगा। समझ रहे? मैं सिर्फ यहाँ पे टॉपिक्स लिखवा दूंगा बस। समझ रहे? बस इतना कर लेंगे कि हेडिंग्स लिख देंगे कि हमें ये चीजें पढ़नी है। अभी के लिए नोट कर सकता है, थोड़ा सा कोशिश कर लूंगा सिस्टमैटिकली उसको डालने का। ठीक है ना, वो चीज है। तो एनीवेज, तो टैक्स इनवॉइस, सबसे पहली चीज, क्या बच्चे ये जो इनवॉइस जो इशू करना है, ये हमें इलेक्ट्रॉनिकली करना है या हम फिजिकल इनवॉइस भी दे सकते हैं? पहले कुछ जनरल बातें करता हूँ, अच्छी बातें करता हूँ। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? इलेक्ट्रॉनिकली होगा वैसे। हाँ जी, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिकली होगा। एक तो आंसर आया इलेक्ट्रॉनिकली। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप कभी ज्वेलरी वाली शॉप पे गए हो कभी? यस सर। क्या वो इलेक्ट्रॉनिकली देता है या उसके पास एक वो ऑलरेडी प्री प्रिंटेड होता है, उसमें आपका नाम लिखता है और वो ये करता है? फिजिकल होता है। फिजिकल होता है सर, उसके पास प्री फिजिकल हो, प्रिंटेड। समझ रहे हो? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इनवॉइस को ऑनलाइन कंप्यूटर से जनरेट करो। इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है और वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, कि पहले से मैंने बुकलेट छपवा रखी है। ठीक है ना, तो इट कैन बी फिजिकली एज वेल। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। ठीक है। देन आपके हिसाब से ये टैक्स इनवॉइस में क्या कोई फॉर्मेट होता होगा, कि सबसे पहले ऊपर राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे डेट, ठीक है, फिर साइन एकदम नीचे जीएसटी लेफ्ट, नंबर। फिर हाँ, बोलो बोलो। जीएसटी नंबर। हाँ, नहीं, डिटेल क्या क्या जाएगी वो हम देखेंगे, बट क्या फॉर्मेट होगा कि हर दुकान का सेम इनवॉइस? क्या लग रहा है? नहीं सर। ऐसा नहीं, समझ रहे हो? सो बेसिकली यू कैन से देर इज नो फिक्स फॉर्मेट। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है भाई। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा सर फॉर्मेट नहीं है तो क्या सर जो डिटेल्स होंगी, बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ फॉर्मेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट बताएगा। और जीएसटी डिपार्टमेंट कौन से सेक्शन में बताएगा, जो आज हम करेंगे, दैट इज सेक्शन 31। वो बताएगा कि कौन कौन सी फील्ड्स आर मैंडेटरी
which is to be displayed in invoice। तो बेसिकली आपको इनवॉइस में क्या क्या लिखना है ये जीएसटी डिपार्टमेंट बताएगा भाइयों। तुमको ये लग रहा है तुम अपनी मर्जी से कोई डेटा लिख रहे हो कोई नहीं लिख रहे, नहीं। मैं कुछ 10 बातें 15 बातें बताऊंगा, वो एक इनवॉइस में होना चाहिए। और अब आप अपनी समझ से बता दीजिए कि उस इनवॉइस में क्या क्या आपके हिसाब से होता है। ठीक है, कॉमन डेट सिर्फ का नाम। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें करेंगे। डेट होती है सर, डेट ऑफ बिल। देन सेलर का नंबर या आइडेंटिफिकेशन कुछ इससे। कैन आई से जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर, है ना, जो बेच रहा है। जैसे तुम मैकडोनल्ड से खाते हो तो उसका जीएसटीआईएन नंबर होता है। और प्रोडक्ट जो खरीद डिटेल रहा और उसका नाम, वैल्यू। वैल्यू पर एक मैं लिख रहा हूं एचएसएन। एचएसएन बताएगा कोई क्या होता था? कोड होता था बेटा, गुड्स का कोड। ध्यान आ रहा है? यस सर। ठीक है, आज मैं थोड़ी सी बात कर भी लूंगा इस पर कि आपने क्या बेचा है। बर्गर बेचा है ना, तो कोई ऐसे नहीं लिखता मैकडोनल्ड्स पे बर्गर बेच रहा हूँ। ठीक है, कोई पिज्जा बेच रहा है, कोई विद चीज बेच रहा है, विदाउट चीज बेच रहा है, कोई अनबेक्ड पिज्जा बेच रहा है, कोई बना हुआ डोमिनोज पिज्जा बेच रहा है, कोई सिर्फ पिज्जा बेस बेच रहा है। तो भाई ऐसे कोडिंग है गुड्स की। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता कि अलग अलग उस पे, तो एक कोड होता है, तो उसको हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोला जाता है, एचएसएन। ठीक है जी। और क्या होता होगा बच्चे? क्या जीएसटीआईएन ऑफ रेसिपिएंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है, सामने वाले को आईटीसी चाहिए, तो क्या उसका जीएसटीआईएन नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, देन टैक्स रेट। ठीक है, और कुछ चीजें। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जो बेच रहा है उसकी क्या स्टेट है, जो खरीद रहा है उसकी क्या स्टेट है, तभी प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। देन एंड बहुत, मोड ऑफ पेमेंट। हाँ जी, मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट नॉट नेसेसरी लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। ठीक है ना, मतलब उधारी पे है, तो मतलब मैं क्रेडिट पे, बाकी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट ऐसा जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं बोलता। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस, जो कि कितने डिजिट्स होना चाहिए? 16 डिजिट। आपका जो इनवॉइस है उस पे इनवॉइस का एक सीरियल नंबर होना चाहिए जो 16 डिजिट का होना चाहिए। और जैसे कि आप ये कह सकते हैं, जैसे अगर मैं एड्यू जंक्शन की बात करूं, मान लो अगर एड्यू जंक्शन अगर इनवॉइस इशू करे, ठीक है, तो मान लो ऐसे ही जस्ट मैं उसका सीरियल नंबर जैसा मर्जी हो, सो मैंने ईजे लिखा, हाइफन लिखा, 3 हो गए ये। ठीक है, फिर मैंने इसका पैन नंबर लिख दिया अपने एड्यू जंक्शन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा गामा 3 4 5 6 8 जो मर्जी। मैं तो जस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने डिजिट्स हो गए हैं, कितने नंबर हो गए? 13 हो गए। बोलो ना, बोलबे ना। यस। यस सर। 13 गिन रहे हो यस। नहीं गिन रहे? यस। और मान लो पहली बार जिसको भी इनवॉइस इशू करूंगा, तो मैं क्या सीक्वेंस रख लूंगा? 001। आप मुझे बताइए, क्या ये 16 डिजिट सीरियल नंबर हो गया नहीं हो गया? हो गया सर। ठीक है, अब जब मैं दूसरे को इनवॉइस इशू करूंगा, तो दूसरे को इनवॉइस इशू करूंगा तो उसका क्या नंबर होगा? इनवॉइस नंबर 002। 002। सर लास्ट में 002। बिल्कुल, एंड माइंड यू, आपको अपने इनवॉइस नंबर जो बुकलेट बनाते हो उसकी डिटेल जीएसटी डिपार्टमेंट को देनी है। जीएसटीआर 1 में आपको बताना है कि मेरी जो बुकलेट है उसका इनवॉइस नंबर ये है, और ऐसे स्टार्ट होता है सीक्वेंस। ये कोई आपका कोई सब्जी मंडी नहीं चल रहा, कभी आप 001 इशू कर रहे हो, फिर अगला 010 हो गए, क्या कर रहा है भाई ये? कहाँ गए बाकी बिल? इनवॉइस से ट्रैक हो रहा है भाई साहब। आप हल्के में मत लेना ना इनवॉइस के चैप्टर को और इनवॉइस डॉक्यूमेंट को।
यू विल इन्फॉर्म, अगर मैं जीएसटी का जैसे ही रजिस्ट्रेशन लूंगा, एक इनवॉइस की बुक में प्रिंट कराऊंगा, मैं अपना लोकल प्रिंट करा सकता हूँ किसी भी प्रिंटर के पास जाके, बस मुझे ये इंश्योर करना है कि उसमें ये वाली बातें हो और उसके अंदर सीरियल नंबर हो, और वो सीरियल नंबर में सरकार को बताऊंगा जीएसटीआर 1 में कि 001 से शुरू हो। आप समझ रहे हो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक लॉजिक बन जाएगा बहुत सही। सर, हाँ जी। जब प्रिंट हो जाएगी तब बताएंगे, जब सेल होगी तब बताएंगे? नहीं नहीं, प्रिंट होकर आ गई कभी भी बता दे, मतलब जब भी तूने सेल करा तब बता दे कि ये जो मेरी अब बुकलेट नंबर 1 है, जिसमें टोटल 1000 इनवॉइस जो भी इनवॉइसेज है उस बुकलेट के अंदर, तो तू 001, 002, 003 करो। ठीक। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या, अब मैंने तुमसे थोड़ी बहुत बातें कर ली हैं, क्या ये इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है या इशू करो या ना करो चल जाता है? क्या लग रहा है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, बिल्कुल जी सिमरन जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मैंने यहाँ पे सारे नहीं लिखे, वो आप टिक कर रहे हो, अभी उस पर जब मैं जाऊंगा तो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन होता है कि आप हल्का फुल्का डिस्क्राइब कर सकते हो उन गुड्स को। ठीक है। तो जैसे आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अगर आप जाओगे तो वो ये भी लिख देता है कि 2 ट्यूबलाइट है, पर उसका एचएसएन कोड भी लिखा जाता है। ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, ये जो इनवॉइस है ना बेटा, मान लो मैं अपनी दुकान से सामान बेच रहा हूँ, फिर मैं इन इनवॉइस की डिटेल्स जीएसटीआर 1 में भरूंगा, क्या गवर्नमेंट को डिटेल नहीं जा रही कि कौन सा सामान इंडिया में बिक रहा है, कौन से कोने का दुकानदार क्या चीज बेच रहा है? क्या गवर्नमेंट के पास पूरे इंडिया लेवल पे ये आता होगा कि नहीं आता होगा कि टोटल ट्यूबलाइट्स कितनी बिकी है, टोटल मोबाइल कितने बिके हैं? क्या गवर्नमेंट के पास ये डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर, आ रहा है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स बिकॉज ऑफ दैट मैं इनवॉइस, आप सोचो मैं अगर हर किसी को बोल रहा हूँ तू अपना इनवॉइस मुझे बता, तो मुझे ये पता लग रहा है कि भारत देश में किस चीज की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, किसकी कंजम्पशन कम हो रही है, मुझे किस पे जीएसटी रेट बढ़ाने का है, किस पे जीएसटी रेट कम करने का है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जब मैं बात करूंगा, आई हैव द डेटा अबाउट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इंडियंस। आप समझ रहे हैं व्हाट इम्पैक्ट इट हैज? मैं अपनी स्ट्रैटेजी इन बेसिस पे ही तो करता हूं, जब हर कोई रिटर्न भरेगा तो मेरे को पूरे भारत देश का पता लगता है, क्या चीज बिक रही है, कौन क्या खरीद रहा है, मुझे सब पता लग रहा होता है। मुझे बताइए तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या नहीं है? है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कहिए साहब, क्या आपको यहां तक समझ आया? हाँ जी। ओके। तो सर जी मैं आपको लेके चल रहा हूँ फाइल के अंदर, और रादर फाइल एक बार मेरे को आई थिंक डाउनलोड करनी पड़ेगी। हमने रीड करना है बच्चे, और बस आप ना साथ साथ पढ़ते रहोगे, आपका चैप्टर यहीं पे ही हो जाएगा। ठीक है। चलो जी, आओ जी। मैं जस्ट एक छोटा सा एक समरी कि इस चैप्टर में क्या है। क्या आप सभी बच्चों को टैक्स इनवॉइस का मतलब समझ आ रहा है? आपको एक चीज और यस। ऐड ऑन बताता हूँ बच्चे, ठीक है, थोड़ा ना सुनने की कोशिश करना, मतलब तुम ना जस्ट ये पढ़ोगे तुमको सब समझ आएगा। ठीक है। टैक्स इनवॉइस होता है जिसपे जीएसटी लगा होता है। अगर मैं जो चीज बेच रहा हूं अगर वो एग्जेम्प्ट है ना, तो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता हूँ। तो टैक्स इनवॉइस होता है कि जब हम क्या चीज बेच रहे हैं, जब एक सप्लायर जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अच्छा, टैक्स इनवॉइस क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन बना सकता है? नो सर। हाँ, मान लो अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, क्या मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूं? आंसर इज नो। आपको रजिस्टर होना पड़ेगा टू इशू टैक्स इनवॉइस, क्योंकि उसमें आपका जीएसटी नंबर होगा। ठीक है। देन एक रजिस्टर्ड है, और वो अनरजिस्टर्ड को या रजिस्टर्ड को भी, मतलब मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी में तुम्हें नहीं ले जाना चाह रहा, फालतू की बात है ये। एक रजिस्टर्ड है दूसरे को बेच रहा है,
और गुड्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है। मुझे बताइए क्या टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत है? नहीं। नहीं। पर कोई तो बिल होगा जो इशू करना होगा। क्या बोला जाता है उसे? बिल ऑफ सप्लाई। बोलो ना बेटे, क्लियर है? तो उसको मतलब जरूरत नहीं है, कर ही नहीं सकता वो। नहीं, वो देख, तू टैक्स इनवॉइस लिख के भेज दे, बट इट इज लीगली नॉट कॉल्ड टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस वो होता है जिस पे जीएसटी लगा होता है और जो टैक्सेबल गुड्स होते हैं। ठीक। समझ रहे? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो अगर मैं इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है यहाँ पर, ठीक है, मैं चैप्टर अगर तुम्हें बताऊं कि आज हम लोग क्या क्या करेंगे, तो मैं पहले से बता दूं। सर जी, क्या हम टैक्स इनवॉइस के बारे में सारी बातें पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे बेटा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट पढ़ लेंगे? बिल्कुल पढ़ लेंगे। प्रोहिबिशन ऑन अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स बिल्कुल कर लेंगे। और चौथा, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस। सर ये सब बच्चों वाली बातें हैं, नीचे 3 और 4 दो दो मिनट की बातें। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस, वो ये कह रहा है कि भैया ये जो टैक्स होगा ना, जितना भी जीएसटी लग रहा है उसको अलग से दिखाना होता है। क्या नई बात हो गई इसमें? फिर इसके बाद मैं तुम्हारे साथ आज रिवाइज टैक्स इनवॉइस करूंगा, कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट, पेमेंट, रिफंड, वाउचर एंड डिलीवरी चलान। ये सारा का सारा हो जाएगा। अरे सर, क्या ये चैप्टर आप तो कह रहे थे 2 क्लास? अरे बेटे सुनो तो सही, नेक्स्ट क्लास का क्या प्रोग्राम है, इसी फाइल के अंदर ही 2 कॉन्सेप्ट्स और होते हैं बच्चे। और मैं तो आपको बोलूंगा कि आपको चाहे ये लिखना है, ये वाले पॉइंट्स हमने करने हैं तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या करना है आपके साथ, ई इनवॉइस एक कॉन्सेप्ट आ गया जिंदगी में, और एक कॉन्सेप्ट आ गया है क्यूआर कोड। जो क्यूआर कोड आप समझते हो, काइंड ऑफ वही है, लेकिन उसको थ्योरेटिकली कैसे पढ़ना है वो चीज है। तो बेसिकली ये आपका सारा का सारा इनवॉइस के अंदर हमने कवर करना। लिखना चाहते हो या नहीं? लिख लो मेरे हिसाब से। लिख लिया मतलब सर। 1 2 3 4, फिर ऐसे फिफ्थ पॉइंट ये बना लो, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ताकि आपको ये पता लग जाएगा भाई इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। हाँ जी मैडम, अपने अपने मॉड्यूल से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आईसीआई के मॉड्यूल से कर सकते हैं, सीएमए वाला सी। सर, हाँ जी। पर इसमें बहुत फालतू चीजें भी लिख रखी हैं। अरे वो छोड़ो ना आप अभी, आप इसको लिखो अभी। ये लिखना है? जो मैंने अभी बोला आप वो लिखो। आप बाकी जब रीड करोगे, अब एक एक लाइन तो नहीं होती ना, वो रीड हो जाएगा बेटे ऐसे। ठीक है। हम्म। ठीक है, टोटल 12 पॉइंट लिख लो आप इसमें। कुछ और जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, पर ये मेजरली समरी आपकी यही है। हाँ जी, आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हाँ जी, दो सर एक। लिख लो लिख लो। टैक्स इनवॉइस में बहुत सारी बातें हैं, तो पहले सेक्शन 31 की बात करेंगे। ये वाला सेक्शन 34 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कायदे से बोलूं तो बच्चे ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट इंपॉर्टेंट है। देन सर ये ई इनवॉइस और क्यूआर कोड एक ही पॉइंट। हाँ, ये एक ही पॉइंट कह सकते हैं, मतलब ये मतलब उसी का एक प्रोसेस का ही पार्ट है, क्यूआर कोड जनरेट होता है। और भी एक होता है, ऐसी नाम लिखना है तो तुमने आईआरएन लिख लो। डिस्कशन तो मेरे को अंदर अभी बहुत सारी करनी है। दीज आर मेजर हेडिंग्स, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आपका थोड़ा सा एक दिमाग में फ्रेमिंग बन जाएगी कि हाँ भाई ये चीजें करनी है। लिख लिया बच्चे? एक। और उसके नीचे भी 5 6 लाइनें छोड़ देना, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख लोगे।
लिख लिया? यस सर। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा है, बहुत ही बेसिक लिखा हुआ है। तो ऐसा ही आपको बीच बीच में बहुत सारा डेटा ऐसा मिलेगा, जस्ट ऐसे ही रीड कर लो एक बार, फिर स्टार्ट करूंगा बोलना तो बोलता जाऊंगा बस। क्लियर है बच्चे? ये बताना प्री रिक्विजिट का क्या मतलब बता रहे हैं यहाँ पे? प्री रिक्विजिट होता है कि मतलब मैंडेटरी, मतलब तू इंटर में उसका प्री रिक्विजिट क्या है, व्हाट इज मैंडेटरी की तरह फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर चीज मुझे बहुत क्लैरिटी से दिखे, हर ट्रांजैक्शन, तो इनवॉइस का होना बहुत जरूरी है, दैट्स अ प्री रिक्विजिट। क्लियर है बच्चे? जी ऐसे ही जस्ट मैं कोई भी पैराग्राफ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप जस्ट ऐसे ही एक नॉर्मल रीड कर लो। कल 10 बजे आपकी कोई क्लास तो नहीं है ना बच्चों? सर, मेरी है कॉस्ट की एफएम की। अ, किसकी है? सीएमए की सर या मेरी सार्थक? ऐसी है। सार्थक की है। सार्थक। ठीक है, यस, कल बुलाऊंगा एक बार 10 बजे, हो सकता है। हाँ जी, एक बार पढ़ लिया बच्चों, एक बार थोड़ा सा क्लियर हुआ? बोलो रे। क्लियर हुआ बच्चों को? हेलो हेलो हेलो, बोलो बेटा, ऐसे कैसे चलेगा बेटे अकेला में लैपटॉप के आगे, खुद से यस बात जी सर, सर। हो गया। पसंद नहीं बेटे। आप सभी अच्छे बच्चे हो बेटे। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, ओहो, एक होता है गुड्स को बेचना, एक होता है कंटिन्यूअस बेचना। ये क्या मतलब हुआ भाई? कोई जरा एग्जांपल बनाओगे? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? भाई साहब ठेका हो गया आपके साथ, डेली ट्रक जाएगा, ईंटें ईंटें पहुंचेंगी, डीएलएफ, अरे आपको तो सामान लगता रहता होगा, आपको एक दिन की लाखों ट्रक ईंटें तोड़ना चाहिए, बेचते जाएंगे जी। आप बस फोन करना, भेज दो, चलेगा। बिलिंग, अरे सर बिलिंग महीने के बाद देख लेंगे ना कितनी ईंटें भेजी है। क्यों? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होता होगा या नहीं होता होगा? सर फोटो। होता होगा। तो रीड करिए ना, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स मींस सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स का सप्लाई हो रहा है, विच इज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली ऑन रेकरेंट बेसिस। कम से कम 1.5 आ रहा है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है, विच इज प्रोवाइडेड, और प्रोवाइड करेंगे जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है जी। वेदर और नॉट बाय मीन ऑफ वायर, बेटे वायर के थ्रू गुड्स आ रहे हैं, बिजली जैसे हो गई, ठीक है, ऐसे पाइप्स के थ्रू। अगर मैं पेट्रोल सप्लाई कर रहा हूँ, पेट्रोल नहीं तो उसकी जगह और भी कोई कमोडिटीज हो सकती हैं, केबल, पाइपलाइन, अदर कॉन्डुइट, कॉन्डुइट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर विच सप्लायर इशू, for which the supplier invoice the recipient on regular, on periodic basis। ये समझ आया क्या बच्चों? जी सर।
सर इसका एग्जांपल में क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल दे सकते कंस्ट्रक्शन हैं ब्रिक्स। साइट्स के लिए तो हो गया। मान ले एक पाइपलाइन से एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, मैं सप्लाई करूंगा, तेरा कालका जी में कुछ ऑफिस है, मैं कंटिन्यूस सप्लाई कर रहा हूँ तेरे को, वाटर सप्लाई कर रहा हूँ, मैं भी, तेरी कोई फैक्ट्री है, तेरे को पानी सप्लाई चाहिए, मैं तेरे को कंटिन्यूस पेट्रोल सप्लाई कर रहा हूँ, तू उधर से बोलेगा पेट्रोल की टूटी खोल दो, मैं पेट्रोल खोलूंगा, यहां से पेट्रोल तेरे पास पहुंचेगा। ऐसे भी तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ना गुड्स का, समझ रहे? यस। ऐसा आयरन ओर और इन सब का होता है कि ना, जैसे वो पाइपलाइन के थ्रू आयरन और मेल्टेड फॉर्म ऑफ आयरन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ट्रक्स के थ्रू जा रहा हो, ठीक है, लेकिन थ्रू डिफरेंट कॉन्डुइट, जैसे वाईफाई है, हालांकि वो सर्विस होती है, पर भाई तारों के थ्रू ही तो कनेक्ट होके जा रहा है ना, कुछ तो कनेक्शन नेक्सस बन रखा है ना, तो उस चीज को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है। लेकिन क्या आप कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ पाएंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और रेकरेंट बेसिस, कंटिन्यूस मतलब होता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया बात, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। सर ऊपर वाले में मंथ्स नहीं लिखा था, सर्विस वाले में मंथ्स लिखा है, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने से ऊपर होगा तो ही उसे सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है सर। अगर मैं 2 महीने तक सर्विस सप्लाई कर रहा हूं आपको, तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता। बस आपको इतना डेफिनेशन समझ आनी चाहिए थी। कहिए कोई दिक्कत आपको इसमें? बोलो रे। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बस आपको मुझे बताते जाना है, समझ आ गया नहीं आ गया? क्या आपको समझ आ गया? जी। यस। A tax invoice shall be issued by a registered person। सर जी जो रजिस्टर्ड नहीं, कैसी बातें कर रहे हो बेटे? जो रजिस्टर्ड नहीं है उसकी इतनी हिम्मत कि वो टैक्स इनवॉइस इशू कर दे, जीएसटी लगा दे बिल पे, और कलेक्ट करके कहाँ रखेगा? अपनी जेब में, पाप लगेगा बेटे। अनऑथराइज्ड कलेक्शन बोलते हैं उसे, रजिस्टर्ड तो हो जाओ पहले। क्या बिना आईसीएआई में, बिना आईसीएसआई में और बिना आईसीएमएआई में रजिस्टर किए बिना पेपर दे दोगे आप? तो बिना जीएसटी में रजिस्टर हुए जीएसटी कलेक्ट कर लोगे आप? सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स, टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है? रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड सच टैक्स इनवॉइस शैल शो द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। कहिए, क्या आपको बात समझ में आ गई? बोलो ना। यस। कूल। मैंने आपको एक चैप्टर कराया था टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में बताया था कि इनवॉइस कब इशू होगा, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 31 में। गुड्स के लिए इनवॉइस कब इशू होता था? भाई दुकानदार के ऊपर छोड़ा तो वो तो इशू ही नहीं करेगा क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा, तो सरकार ने बोला था व्हाट वाज द लास्ट डेट ऑफ सप्लाई ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स, बताइए आप मुझे, करवाया हुआ है मैंने आप, गुड्स के केस में व्हाट इज द लास्ट डेट एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स? याद करो बेटे, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो हम लोग यही बात करने जा रहे हैं, वो जो बात मैंने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ाई थी वो इनवॉइस की ही बात है, सेक्शन 31 की बात है, तो यहाँ पे दोबारा आ रही है। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, द टाइम फॉर इशू ऑफ इनवॉइस वुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई, वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, आपको याद है गुड्स के केस में हमने कुछ लिखा था?
कोई बच्चा बताना चाहेगा? आई वुड बी वेरी हैप्पी, आई वुड बी वेरी जॉली, आई वुड बी वेरी सेटिस्फाइड इफ यू टेल मी. What? Supply involves movement of goods. भूल गए अभी बच्चे. और दूसरा क्या था? Supply does not involve movement of goods. सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? बेटे जब आप डोमिनोज से ऑर्डर करते हो, जब आपने पिज्जा ऑर्डर करा, होम डिलीवरी, सभी बच्चों ने डोमिनोज से ऑर्डर करा हुआ है. हम्म. आपको वो जब अभी एडू जंक्शन में पिज्जा जब सारे ऑर्डर करे थे तो आप लोगों को खिलाया था, भूल गए आप? सभी बच्चों ने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करा हुआ है. मेरा आपसे सवाल, Yes, sir. मेरा आपसे सवाल, डोमिनोज वाला आपके घर के बाहर आ गया और घंटी बजाते टिंग टोंग, और आप बाहर जाते हो और आप देखते हो कि पिज्जा गिर गया बेटे, और आपने देख लिया अंदर से ये भी दरवाजा नहीं खोला, और उसने फटाफट उस पिज्जा को, वो गिर के बाहर निकल गया था, और वो पिज्जा उसने दोबारा से उठाया, बॉक्स में डाला और बोला सर योर पिज्जा इज रेडी, 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स. आप मुझे बताइए, क्या आप वो पिज्जा खाएंगे? नहीं. नहीं खाएंगे. क्या सेल हो गई है? नहीं. नहीं हुई. सेल बोले तो सप्लाई, बिकॉज दिस सप्लाई इज गेटिंग कंप्लीटेड आफ्टर सम मूवमेंट ऑफ गुड्स. और वो जो उसका पिज्जा गिरा हुआ है, आप बोलोगे वो भाई क्या कर रहा है तू, ये मैंने खुद देखा है. कह रहा है नहीं नहीं सर नहीं गिरा हुआ. वो कह रहा है बल्कि मैं तो इसमें ऑरिगेनो लगा कर आया हूं, आपको ऑरिगेनो लगाने की जरूरत ही नहीं है. आप मेरे को बताइए वो ऑरिगेनो है या मिट्टी है? मुद्दे की बात ये है, तुम उसको भेज दोगे भाग जाए से, मैं देखो पैसे वैसे नहीं दे रहा, भाग जाए से. लेकिन आप मुझे बताइए जब उसने घंटी मारी थी, अगर आपने पिज्जा ले लिया होता और फिर तब आपके हाथ से गिर गया होता, तो भी क्या आप उसे बोल सकते थे कि भाग जाए से? नहीं. नहीं. No, sir. एग्जैक्ट. तो बेसिकली व्हेन इट इज हैंडेड ओवर टू द कस्टमर, एग्जैक्टली. ठीक है, व्हेन, जब एक्सचेंज, यू हैव एक्सचेंज्ड हैंड्स, ठीक है, पिज्जा हैज एक्सचेंज हैंड्स, तो सप्लाई होती. तो सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट का मतलब, मेरे पास फोन आया 10 एसी भिजवाने हैं, मेरी दुकान है एसी की, मैंने कहा भेज देंगे जी. कहाँ भेजना है? यूपी में. एड्रेस बोलो जी. एड्रेस लिख लिया जी, यूपी में आम आदमी पार्टी कार्यालय में 10 एसी लगने हैं, और मैंने भेज दी. और यूपी के अंदर जब वो गुड्स पहुंच जाएंगे तो ही तो सप्लाई खत्म होगी. मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, आप बस इतना तो बता दो, आपको कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ रहा. Yes, sir. तो बेसिकली सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स. मतलब मेरी दुकान से निकल रहे हैं, ये दुकान है, बाहर गुड्स आ रहे हैं और अभी तक बिके नहीं है. बिकेंगे कब? जब यूपी पहुंचेगा. पर आप मुझे बताइए, मुझे इनवॉइस कब इशू करना है? जब निकले, जब निकल जाएंगे. एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ रिमूवल रिमूवल ऑफ. ऑफ गुड्स. बिना इनवॉइस के गुड्स रिमूव नहीं हो सकते. अरे सर अभी बिके कहाँ है? कोई बात नहीं, दुकान से गुड्स नहीं निकलेंगे. सर ये बात कौन बोल रहा है? सेक्शन 31. सर बिकेंगे जब यूपी पहुंचेंगे. बोला ना, कोई बात नहीं, तेरी दुकान से निकलेगा तू इनवॉइस इशू करेगा तू. एंड दूसरा केस क्या है? सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट. मतलब भाई वो कस्टमर यहीं पे ही है भाई. कस्टमर कह रहा है अरे हमारे हैं जी, मैंने कहा ये लो जी सामान लो. दाल मखनी खा रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कुछ है,
वो यहीं आ रहा है, मेकिंग इट अवेलेबल। आप मोबाइल खरीदने जाते हो, आप उसको बोलते हो ट्रांसपोर्ट करेगा, मोबाइल आप वहीं जाके ले लेते हो। कह सकता हूं वहीं पे ही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट अवेलेबल और डिलीवरी। इन आया, बताइए क्लियर है बच्चे यहां तक? यहां तक क्लियर है? Yes. जी। हाँ जी, क्लियर है ना बच्चे? काफी टाइम लगा रहा हूं मैं, Yes. ये सारी बातें करने की बनती नहीं है, अभी ये हो चुकी है आपकी और आपको एकदम याद आना चाहिए। कोई बात नहीं, काफी टाइम हो गया तो वो है, बट एटलीस्ट सपोर्ट करिएगा। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई यानी कि गुड्स के केस में इनवॉइस शैल बी इशूड। तो भाई किसकी कीमत है इतनी, सेक्शन 31 बताएगा कब इशू होगा इनवॉइस, इसलिए शैल बी लिखा है। एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग ऑफ इन एनी अदर केस। पहले मुझे बताइए आपको क्या गुड्स का समझ आया बच्चे? जी। अब अगर आपको समझ आ गया है, तो क्या आप मुझे सर्विस का याद करके बताओगे? तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, देख भी लिया, टेम्परेचर भी चेक कर लिया, और उसने बोला 1,000 रुपए कंसल्टेशन। उसको इनवॉइस उसी टाइम इशू करना होता है जब सर्विस कंप्लीट होती है, या कुछ टाइम मिलता था सर्विस के केस? वही 30 दिन हो या फिर पेमेंट का हो 30 कुछ दिन हो। मिलते थे, और हाँ अगर कोई हाँ, एनबीएफसी वो होती वो थी तो आप टाइम ऑफ 45 सप्लाई की डेज बात कर रहे हो, ठीक है, ये पेमेंट और वो विच एवर इज अर्लियर। मैं इनवॉइस की बात कर रहा हूँ। इनवॉइस कितने दिन में इशू करना है? 30 डेज में 30 करना दिन के अंदर। और अगर कोई बैंकिंग और एनबीएफसी तो 45। है तो 45 डेज। इनवॉइस शेल बी इशूड बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस। ध्यान से देखिएगा, आफ्टर प्रोविजन, जब सर्विस खत्म हो जाए तो 30 डेज, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर। अच्छा, मैं पहले इशू कर सकता हूँ, सरकार तो खुशी होगी इनवॉइस इशू करोगे तो, क्योंकि इनवॉइस इशू कर देते तो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता था ना। क्यों? जी। और एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी में क्या है बच्चे, कितने दिन में? बोलो ना, बोलबे ना। 45 45 फोर्टी days. फाइव डेज याद आ रहा है आपको ये बातें? ये वाली बात आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये वाला केस आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं अभी सर्विस के अंदर हूँ, गुड्स का मैंने बता दिया, सर्विस 30 डेज है। मैं सर्विस के अंदर ही एक और केस बता रहा हूँ। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एनबीएफसी, या फिर कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर और एनी अदर क्लास ऑफ सर्विस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको नाम याद रखना है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एनबीएफसी, टेलीकॉम, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रही है। यस बैंक मालवीय नगर इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू यस बैंक करोल बाग। भारतीय एयरटेल की एक ब्रांच भारतीय एयरटेल की दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रही है। तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट ध्यान है आपको? जी। ठीक है। तो ऐसे केस में मतलब वन ब्रांच इज प्रोवाइडिंग सर्विस, तो उस केस में मुझे इनवॉइस कब इशू करना है बच्चे? उस, जैसे कि आप ये कह सकते हैं, एग्जांपल दे देता हूं, सर्विस प्रोवाइडर एंड दिस इज सर्विस रेसिपिएंट। ठीक है, सप्लायर और रेसिपिएंट लिख देते हैं वैसे हम लोग। ठीक है, ये सप्लायर है और ये एक रेसिपिएंट है, और ये यस बैंक दिल्ली है और ये यस बैंक यूपी है। अच्छा जी, और इसने क्या सप्लाई करा है, गुड सप्लाई करे या सर्विस सप्लाई करी है बच्चे? Services. सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है? मे इशू द इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम सच सप्लाई रिकॉर्ड द सेम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड कर रहा है, इसको उस टाइम पर इनवॉइस इशू करना।
यस बैंक दिल्ली कब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है कि आई हैव प्रोवाइडेड देम सर्विस। दूसरा क्या बोल रहा है बच्चे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वॉज, यानी कि अगर मैंने आज सप्लाई करी है तो आप मुझे बता सकते हैं आज क्या डेट है, 29 है, और ये क्वार्टर एंड कब होगा, एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर बताओगे। अप्रैल में जून तो खत्म हो चुका है, ये दूसरा वाला क्वार्टर है, क्या डेट हो जाएगी, सितंबर। सितंबर में बता। तो दूसरा क्या हो गया, क्वार्टर एंड, विच एवर इज अर्ली, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मुझे बता दीजिए। और दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये वाला। मैडम देखो, दोनों पार्टीज यस बैंक की हैं, दोनों रजिस्टर्ड है, अलग अलग रजिस्टर्ड है, ठीक है, तभी वो डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होता है। अब अभी समझिए कि यस बैंक दिल्ली इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू यस बैंक यूपी, तो इनको इनवॉइस कितने दिन में इशू करना है, 30 डेज में, नहीं इनके ऊपर वो नहीं है, 45 डेज, नहीं इनके ऊपर वो नहीं है, इनके ऊपर है जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा या क्वार्टर एंड, विच एवर इज अर्लियर। आपको सिर्फ थ्योरेटिकली ये प्रोविजन पता होना चाहिए। क्लियर है जी, ओके सर। ऑल क्लियर टिल हेयर। Yes, sir. यस। ओके, तो मैंने बड़ी अभी तक रिपीटेड बातें चल रही हैं, प्लीज अभी हक मत जाना अभी, ठीक है, लॉन्ग वे टू गो। व्हाट अबाउट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, अरे ब्रिक, अरे फोन आ गया, अरे एक ट्रक भेजो रे, अरे 10 मिनट बाद एक और ट्रक भेजे, हाँ जी भेज रहे हैं, बिल का, अरे कर लेंगे सर बिल का। तो वो होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड। या फिर एक पाइप से दूसरी पाइप में पेट्रोल जा रहा है, पानी जा रहा है, आयरन ओर जा रहा है, और भी कितने नेचुरल रिसोर्स है जो जा रहा है भाई, तो उस केस में इनवॉइस कब इशू करूं। आप जरा इसको पढ़िए और आप मुझे बताइए कि इनवॉइस कब इशू करूं। और जब पेमेंट कंफर्म हो। दो चीजें, मतलब एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नाम की भी चीज है। पानी की ठंडा, ठंडा नहीं, नॉर्मल एवरेज ठंडा। हाँ जी, क्या और ये बोलता है, तो पेमेंट रिकॉर्ड भी कर है, रहे हो शायद से। पेमेंट या स्टेटमेंट भी है दोनों चीजें स्टेटमेंट जाती है, लेकिन है ना, स्टेटमेंट समझ जनरली के उन्होंने आया लिख कि दिया कैसे स्टेट। है ना, उन्होंने आपको भी पेपर में ऐसे लिखना है कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच स्टेटमेंट इज इशूड और ईच पेमेंट इज रिसीव्ड। जनरली आपको बता देता हूं, जब भी स्टेटमेंट इशू करी जाती है तो इनवॉइस दिया जाता है, सर जी ये आपका, मैंने इतना आपको सामान सप्लाई करा, ये स्टेटमेंट है, और सर उसके पीछे उसका बिल लगा हुआ है। ऐसा मुझे बताइए, कोई दिक्कत। No, sir. कूल। इन केस ऑफ सर कंटिन्यूअस ये सप्लाई, सर ये जनरल स्टेटमेंट बताइए इसने, तो कैसी स्टेटमेंट होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना ही बोलेगा। किस चीज के, नहीं वो तो खत्म हो गया दोस्त, ऊपर वाला वो तो एक नहीं सर, ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का सक्सेसिव नहीं, स्टेटमेंट बुक्स में कैसे नहीं, करेंगे? स्टेटमेंट होती है कि जो आपस में दोनों पार्टीज एक्सचेंज करती है ना, वो मतलब मतलब एक रिकॉर्ड जो उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ रिकॉर्ड हो रहा है और मैं शेयर कर रहा हूँ। अब एक बात बता, मैं तेरे को ईंटे ईंटे ब्रिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या मैं कोई स्टेटमेंट नहीं भेजूंगा तेरे को, इस महीने मैंने इतनी ब्रिक्स प्रोवाइड करी है। जैसे आप जब वाईफाई यूज करते हो तो आपके पास बिल आता है ना, एक स्टेटमेंट ही तो होती है वो। आप अगर बिजली यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है, वो स्टेटमेंट ही तो होती है, दैट दिस इज योर कंजम्पशन पैटर्न। समझ रहे। है। ओके सर, समझ गया। अब मुझे बताओ बच्चे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या लिखा हुआ है, मैं बताता हूं। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या मतलब हुआ, मैं आपके लिए मॉल बना के दे रहा हूं आपको, या मैं आपकी 6 महीने के लिए ऑडिट सर्विस ले रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, मॉल बनाना सर्विस होता है, बिल्कुल होता है, उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बोला जाता है। तो मैं आपके लिए बना के दे रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, मैं पहले से आपको ये बताऊंगा नहीं बताऊंगा कि इस डेट को आपने इतना पे करना है, इस डेट को इतना, क्या लगता है आपके हिसाब से, आप बताओ।
6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या मैं आपके साथ पेमेंट लाइंस डिफाइन करूंगा, ड्यू डेट्स, या नहीं करूंगा? क्या लगता है आपको? करोगी। यस सर, करोगे, करेंगे। एडवांस पेमेंट करोगे। एग्जैक्टली तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, वेयर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट और उसमें ड्यू डेट्स है। मुझे पैसा मिला है नहीं मिला वो रेलिवेंट नहीं है, ड्यू डेट्स फिक्स्ड है। आप मुझे बताइए, अगर ड्यू डेट फिक्स्ड है तो इनवॉइस कब इशू होगा? इनवॉइस कब इशू होगा? ऑन और ड्यू बिफोर डेट से द ड्यू पहले या डेट। ड्यू डेट पे? और अगर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूं और उसमें ड्यू डेट नहीं है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। ड्यू डेट है तो इनवॉइस इशू कर दो, ड्यू डेट नहीं है तो कब करूं? तो कुछ इसी सर जब सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो या फिर पेमेंट उससे रिसीव पहले। हो, व्हेन यू रिसीव द पेमेंट। बट द मोस्ट प्रैक्टिकल वे इज वेयर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। मैं 6 महीने के लिए मॉल बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पेमेंट की टाइमलाइन दे दूं, आप ओके हो उसमें? या आप मेरे से ये भी पूछोगे, ओ भाई कितने परसेंट काम हुए उसकी डिटेल कौन बताएगा? आप बताइए। सर आपको डिटेल पूछेंगे। तीनों में भी से सबसे लॉजिकल कौन सा लग रहा है, ए बी सी में से? लास्ट। लास्ट वाला, बिकॉज आई विल बी टेकिंग द ओनर्स की सर मैं आपका ये काम खत्म कराऊंगा और आपको इस तरीके से पेमेंट कर, तो कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। और मैंने बोला सर जब ये काम हो जाएगा आप इतना पे करिएगा, जब ये काम हो जाएगा आपको इतना पे करना। तो आप मुझे बताइए, मुझे पेमेंट मिले या ना मिले, पर ट्रिगर पॉइंट क्या हो गया? इनवॉइस कब इशू करना है? व्हेन यू रिसीव द पेमेंट ड्यू या डेट ऑन पे। कंप्लीशन ऑफ इवेंट? कंप्लीशन। On the completion of event. करेक्ट। सर, हाँ जी। इसमें ये सेकंड वाला का ये मतलब है कि अगर डेट नहीं स्पेसिफाई करी गई तो जब वो उसको सारे पैसे दे देगा तभी? नॉट नेसेसरी मैम, जब सारा पैसा हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में पैसा देता हो, तो जब भी आपको पैसा मिल रहा है यू हैव टू इशू इनवॉइस ऑफ दैट अमाउंट। अच्छा, ओके। ठीक है ना? कही क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके, पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़िए ना, इतने ही अच्छे बच्चे हैं। हो गया बच्चे यहां तक? बोलो रे। यस सर। बच्चे आज ये आपकी लास्ट क्लास है जीएसटी की, डीटी की भी लास्ट क्लास हो चुकी है, अकाउंट्स की भी लास्ट क्लास हो चुकी है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। योर सर्विसेज कंप्लीट, जो मुझे कराना था, सप्लाई खत्म हो गई है। मैंने आपको जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया है। ओके, टाटा, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय सर, बाय सर। तो क्या किया था अभी? बाय। अगला टॉपिक है, क्या है यार, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तुम मेरे को यार, मुझे था कि ऐसे बोलोगे कि नहीं सर रुक जाओ, क्या करेंगे हम आपके बिना, यार आप तो ऐसे बोल रहे हो यार। सर पिया कहता कुछ लग रहा है, आंखों में कुछ तो है ये रखा। आंखों में जुनून है, आंखों में सपने हैं। अब अभी आप पिंक कप से क्या पी रहे थे? कुछ तो है सर, पानी। अलग ही है कुछ। ऐसे पानी थोड़ा थोड़ा सर करके साथ करके में नहीं क्या है, पीते। पानी के साथ में क्या है? पानी के साथ में कुछ भी नहीं है यार, ड्राई फ्रूट्स का वो है, ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, देख लो। पानी के साथ ड्राई फ्रूट्स कौन पीते खाता है? साथ में जो पड़ा है मतलब सर वो खा लूंगा सर मैं। तुम्हारे चखना घर नहीं था के तो अंदर, ये ड्राई फ्रूट से तुम्हारे काम घर चला के, रहे हो। हाँ, चखना नहीं था तो ड्राई फ्रूट से काम चला। ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाने हैं। सर अब तो ये चकना हो गया। कितनी गलत गलत बात करते हो यार अपने टीचर से, इतने सीनियर टीचर से। नहीं, क्या है क्या है ये?
About to retire. यार अभी तो बहुत ही लंबी जर्नी है मैडम। अभी तो तुम्हारे जब 90 आएंगे तो ध्यान है ना, वो 11,000 भी देने हैं अभी तो। 11,111 रुपए। ये वो तो याद है, पर वो मार्क्स ध्यान है ना कितने लाने हैं। अकाउंट्स में 90+ और टैक्स में 80+। हाँ, ध्यान रखना बेटे, और अगर नहीं आया तो तुमने देने हैं मुझे। सर अगर टैक्स में 90+ आ गए तो दुगना कर दोगे अमाउंट, हाँ बाईस हाँ, हजार दो सौ बाईस डेफिनेटली। मैंने तुम्हें पढ़ाने ही 88 मार्क्स का है। नहीं नहीं यार, मैं तो चाहता हूँ यार कि आपके नंबर है। अब आप जरा एक बात बताइए, अगर ड्यू टू एनी रीजन आप एक ऑडिटर है और आपका जो क्लाइंट है उससे झगड़ा हो गया, आपने बोल दिया सुन बे कल से नहीं आऊंगा मैं, उसने कहा ठीक है बे, आगे सुन, इनवॉइस इशू कर आज के आज, सर्विस खत्म, 30 दिन नहीं मिलेंगे, अगर कल से नहीं आ रहे आज ही इनवॉइस इशू करो, काम खत्म करो, वेयर सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस। तो ये कोई कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कुछ बात नहीं कर रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप एक जगह पे जा रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप एक ऑडिटर हैं, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक टीचर हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने बोला सर्विस खत्म, जिस दिन खत्म उसी दिन इनवॉइस होगा इशू, इशू, इशू। रीड कर लीजिए और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कहिए साहब कैसी रही। हेलो 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 हेलो। सर इनवॉइस के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मतलब ये बताने के लिए कि इनवॉइस कब इश्यू होगा बस? हाँ, एमसीक्यू में आ सकता है, और वो कह सकता है कि अ, मतलब इसी पॉइंट पे ही आ जाएगा कि एक ऑडिटर है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका झगड़ा हो गया, और डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनवॉइस इन दिस सिचुएशन। अदर सेकंड लास्ट लाइन का मतलब क्या है? सच इनवॉइस। शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई। 1 करोड़ की सर्विस थी, 50% काम करा, 50 लाख दे दीजिए, तो इनवॉइस क्या 1 करोड़ का इशू करूंगा? बोलो मोटराइज्ड। बेटे जितने की सर्विस करी है उतने का ही तो इनवॉइस इशू करोगे। क्यों, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है। मैं कभी कुछ गलत कहता ही नहीं। अगला पॉइंट कि इस केस में इनवॉइस कैसे होगा, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अच्छा जी, सर जी एक इंसान है मिस्टर ए, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात। और एक इंसान है मिस्टर बी, बहुत अच्छी बात। इसने इसको सेल करा है, सेल ऑफ गुड्स, लेकिन अभी कंफर्म्ड नहीं हुई है, अभी अप्रूवल बेसिस पे हुई है, कि अप्रूव कर दोगे तो सेल मान लेंगे, रिजेक्ट कर दोगे जी देखो गली कोई नहीं जी, वापस ले लेंगे ऐसी गुड। ऐसा होता है या नहीं होता है? यस सर, बोलो। होता है। तो आज की डेट ले लो, 29/8 को मैंने गुड्स को रिमूव किया है, सेल नहीं हुई है बेटे, ना 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 ना, सेल नहीं हुई है। गुड्स क्या हुए हैं, क्या हुए हैं? रिमूव। रिमूव। बस सेंड हुए हैं, रिमूव हुए हैं। एंड हुए हैं, रिमूव हुए हैं। फिर भाई साहब को कॉल किया मैंने, मिस्टर बी को, 10-15 दिन बाद मैंने कहा भाई साहब कैसे लगे गुड्स, तो उसने 10 अक्टूबर को गुड्स को अप्रूव कर दिया, कह रहे जी गाली कोई नहीं है, बहुत ही अच्छे गुड्स हैं। आप मुझे बताओ किस दिन इसको सेल मानूं, सप्लाई किस दिन मानूं? जिस दिन अप्रूव सर हुआ। 10 अगस्त को अप्रूवल वाले थे। नहीं ब्रो, अक्टूबर। 10 अगस्त तो है नहीं, दस अक्टूबर। अक्टूबर हाँ वैसे अक्टूबर। 10 अक्टूबर को सप्लाई मानूं। मुद्दे की बात यह है कि इनवॉइस कब इशू करना है? 29 अगस्त। दिन सेल होगी। आइए देखते हैं। सर Where the 10 अक्टूबर को। हम्म आइए प्रोविजन पढ़ते हैं। वेयर द गुड्स आर सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव
बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस, बिकॉज सप्लाई तो हो रही है 10-10 को, लेकिन गुड्स तो पहले रिमूव हो गए हैं। इनवॉइस कब इशू करने हैं? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या आप मुझे डेट बता सकते हैं पहले वाली की? 10-10 बोलो रे। जी। 10-10। और दूसरी लिमिट क्या है बच्चे? 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो अगर 29/8 है तो ज्यादा दिमाग ना लगाया जाए, 29 का 29 पकड़ लिया जाए, तो 8 में 6 महीने जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 14 महीने। तो बताइए 14th मंथ कौन सा है बेटे? फेब। फेब आ रहा है क्या? Yes, sir. आप मुझे बताइए आपको इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा? 10 अक्टूबर। बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ, तो 10 तारीख को। whichever is whichever is earlier। अर्लियर। और अगर वो मिस्टर बी ने जो अप्रूवल है, अगर वो दी होती 10 अप्रैल 2025 को। अच्छा जी, 10 अप्रैल 2025 को। तो सप्लाई कब, इनवॉइस कब इशू कर? सर 29 फरवरी। सेट है ना आपको बातें सारी? जी। इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए टैक्स इनवॉइस में क्या क्या जाना चाहिए। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? यस सर। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? जी। 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। अल्फाबेट्स हो, न्यूमेरिकल्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, हाइफन, डैश, स्लैश, यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, डेट ऑफ इशू। इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, जिसको मैं बेच रहा हूँ वो रजिस्टर्ड है, तो उस रजिस्टर्ड वाले का बाहू का नेम, एड्रेस, GSTIN और UIN। ये वाली बात पढ़ी है जरा, आपको समझ आ रही है तो हर बात बेटे बोलता थोड़ा ना जाऊंगा थ्योरी की। थोड़ा सा तो खुद भी रीड करके जज करो। समझ आया बेटा? Yes. क्या क्या कह रहे हैं वो बताओगे एक बार? ये सर अगर अगर 50,000 से अनरजिस्टर्ड पर्सन है और 50,000 से ज्यादा की गुड्स की वो है, वैल्यू है, तो उसका नेम, एड्रेस, रिसिपिएंट का एड्रेस और डिलीवरी और स्टेट का नेम और उसका कोड आएगा। लेकिन अगर 50,000 से कम है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, जरूरत नहीं है टैक्स इनवॉइस की, लेकिन वो फिर भी मांग सकता है टैक्स टैक्स इनवॉइस। मतलब अनरजिस्टर्ड कह सकता है मेरे नाम लिख डिटेल। लो, हालांकि कुछ लॉ नहीं कहता कि आपको वो डिटेल ये होनी होनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब ना ये जो OIDR और वो है उसका रेलेवेंस नहीं है, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना सिर्फ वहीं तक पढ़ना। सिर्फ जो रेड में मार्क करा है वही रीड करना है बच्चे। ये तो वो अमेजोन वगैरह का जो बिल वगैरह होता है। हाँ,
करेक्ट, कि उनको ये सारी डिटेल अब उनके पास होनी चाहिए। और ये इनवॉइस में लिखा है, ठीक है, मतलब इतना कोई इसमें कोई इशू क्या क्या है, मतलब वो वाली चीज है कि ठीक है भाई बोल रहे हो तो बना लेंगे जी। समझ आया बच्चों को? जी। ठीक है ना, मतलब रीड करने क्या बच्चे, समझ रहे हो? अच्छा, अगला क्या दिख रहा है देखो, नेक्स्ट क्या एक बार बताओ ना। HSN, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट। ये तो कॉमन बातें हो गई ना रे, अब कितना धीरे करूंगा इसको रे। टैक्स चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, RCM है या नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर, ये वाला पढ़ लीजिए। QR कोड वाला अगली क्लास में होगा तो आपको ये समझ आएगा, ये IRN और QR कोड क्या होता है। लेकिन ये पढ़ लीजिए, क्या हर उस पे सिग्नेचर की जरूरी है, या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से निकल रहा है, ई इनवॉइस है, तो उस पे भी साइन करने की जरूरत है या नहीं है? नो सर। तो बेसिकली ये कैसे होगा उसमें नहीं जाना, बट इफ द इनवॉइस इज ई इनवॉइस, मैं थोड़ा बहुत सिखाऊंगा आपको। और अगर वो सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस है, वो ऑलरेडी डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर है, कोई लगा हुआ है, आपने देखा होगा कई बिल पे लिखा भी होता है नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज एज पर IT एक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, तो ऐसा लिखा होगा। मुझे बताइए कि आपको कंटेंट्स क्लियर है बेटा टैक्स इनवॉइस के? यस सर। ये जो नोट है आपको, ये अगली क्लास में समझ आ जाएगा, बोलने को ही बोल सकता हूँ पर उसका कोई इतना आप अप्रिशिएट नहीं करोगे। ये नोट समझ आ जाएगा। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ HSN का। थके तो नहीं ना अभी बच्चे, या थक गए हो? आइए, HSN की फुल फॉर्म बताओगे? हार्मोनाइज हार्मोनाइज स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नॉर्मल। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सो ये कोडिंग सिस्टम, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो HSN है ना, ये पूरा वर्ल्ड वाइड सेम है, नॉट जस्ट इन इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया। ये कस्टम वालों ने दिया हुआ है, ठीक है, ये GST का अपना नहीं है। ये किसका है बच्चे? कस्टम्स एक्ट के अंदर हर गुड्स को एक कोड दिया हुआ है, तो GST ने वो कोड्स ही यूज करे। और ये पूरा वर्ल्ड वाइड 6 डिजिट कोडिंग सिस्टम है। पूरा वर्ल्ड कितने डिजिट का फॉलो करता है? 6 डिजिट कोडिंग सिस्टम। लेकिन इंडिया जो है, उसने इनको 8 डिजिट्स बना दिए। तो इंडिया में ये जो कोडिंग सिस्टम है, ये 8 डिजिट का बनाया हुआ है। अब आप समझिएगा, क्या मुझे HSN को इनवॉइस पे लिखना है? जी हाँ, लिखना है। तो अब ये HSN जो है, आप समझिएगा, या तो जो भी बंदा है, जो भी सप्लायर है, ठीक है, जो भी सप्लायर है, या तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल, जो भी इंसान है जो सामान बेच रहा है, उसको कितने कोड लिखने हैं, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। या तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, कौन से साल में चेक, करंट ईयर में या पिछले साल? पिछले साल। पिछले साल। और या फिर एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 करोड़, एग्रीगेट टर्नओवर बोले तो टर्नओवर मेरा अबव 5 करोड़ इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल। दो बातें। इसके बाद देखा जाएगा कि ये बंदे ने B2B बेचा है सामान या B2C। ऑब्वियसली वो अलग अलग लोगों को बेचता ही होगा, मेरी B2B भी सेल होती होगी, B2C भी हो सकती है। तो अगर तो ये B2B बेच रहा है, तो इसको इनवॉइस पे कितने डिजिट्स लिखने हैं बच्चे? 4 डिजिट्स। और अगर ये B2C बेच रहा है,
तो इसको इनवॉइस पे 4 डिजिट्स लिखने हैं, और वो भी ऑप्शनल है, ये चाहे लिखे या ये ना लिखे, इसकी मर्जी। छोटा दुकानदार है, 5 करोड़ के नीचे नीचे टर्नओवर है पिछले साल, B2C में लिखे ना लिखे एक बराबर, B2B में 4 डिजिट लिखे। रही बात अगर ये बड़ा दुकानदार है, बिकॉज इसका पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो बेटे इसको कम से कम 6 डिजिट लिखना तो मैंडेटरी है, चाहे ये B2B हो सप्लाई या B2C। सर ये जो डिजिट है वो, ये कोड है वो सारे गुड्स के लिए स्पेसिफाइड होता है? हाँ, साइंटिफिक एक एक लॉजिक निकला हुआ है, ठीक है ना, तो हर गुड्स के लिए अलग कोड है बच्चों। तो सर ये इंडियन सप्लायर है कि वर्ल्ड वाइड सप्लायर्स के लिए? नहीं, इंडियन सप्लायर अभी लेके चल, हम इंडिया का GST पढ़ रहे हैं, तो ये जो सप्लायर है, इंडिया ये कहता है कि अगर सप्लायर का पिछले साल 5 करोड़ या उससे कम है, ठीक है, तो वो 4 डिजिट लिख दे B2B में, और B2C में लिखे ना लिखे एक बराबर। और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो उसको अपने इनवॉइस में 6 डिजिट तो लिखने ही लिखने तो मिनिमम 8 डिजिट सर ऑप्शनल होता है, मिनिमम है ये, मतलब कह ये सकता है। हाँ, मिनिमम? हाँ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक आखिरी लाइन बोलूंगा और फिर आप इसको, दिस प्रोविजन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है बच्चे, कि अगर मैं जो बेच रहा हूं अगर वो एग्जेम्प्ट है, बट इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि उसकी कोडिंग ना हो, तो HSN सेम लॉजिक बिल ऑफ सप्लाई। मतलब ये जो लॉजिक है ये आप सिर्फ टैक्स इनवॉइस पे ना लगाएं, ये आप बिल ऑफ सप्लाई पे भी लॉजिक लगा दें। बस इतनी सी बात है। मैं आपको बस ये इधर लिख दूं कि ये जो HSN है सर, ये किस पे लगाना है, यू कैन से टैक्स इनवॉइस पर भी और बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। और आप मुझे बताइए, क्या आपको ये जो मैंने बनाया हुआ है वही लिखा हुआ है, बट एक बार इसको रीड करिए, क्या आपको समझ आया? यस सर। यस सर। और ये नीचे भी सेम बातें लिखी हुई, ठीक है जी। चलिए, अब मैं आपके साथ एक छोटी छोटी बातें करता हूँ, अभी बच रहा है काफी, ठीक है, धीरे धीरे चला रहे हैं, मैं एक एक डिटेल आपको, माइन्यूट डिटेल बता के चल रहा हूँ। देखो भैया, एक होता है सप्लायर और एक होता है रेसिपिएंट। और अगर इसने सप्लाई करें गुड्स, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं ऐसा होता होगा कि गुड्स जो हैं वो ट्रक में जा रहे हैं, ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा? हो सकता है ना बच्चे? हो सर। इनमें से इनवॉइस कौन इशू करेगा? कहने से सप्लायर जनरली एक्सेप्ट इन RCM, कह सकता हूं सप्लायर इनवॉइस इशू करता है। सवाल यह है कितनी कॉपी निकालूं। जब आप गुड्स बेचते हो तो इनवॉइस की कितनी कॉपीज होनी चाहिए आपके पास? 3 कॉपीज। 3 कॉपी क्यों सर? ये दिख रहा है ना आपको, ट्रिप्लीकेट, तीन सर कॉपी एक सप्लायर का, एक रिसिपिएंट का और एक ट्रांसपोर्टर का। एग्जैक्टली। तो रेसिपिएंट के पास कौन सी कॉपी जाती है? ओरिजिनल कॉपी रेसिपिएंट के पास जाती है। जो सेकंड कॉपी होती है वो ट्रांसपोर्टर के पास जाती है, और जो थर्ड कॉपी होती है वो ये रहा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? लेकिन अगर यही सर्विस होती तो 3 कॉपी होती या 2 कॉपी होती? सर दो, सप्लायर रिसिपिएंट। क्योंकि ऑब्वियसली सर्विस को तो मैं ट्रक में बिठा के भेज नहीं सकता ना, तो सर्विस के केस में कोई ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं चाहिए होता, तो इसलिए उसमें आपको 2 ही कॉपी लगती। समझ आ गया? ये स्क्रीन पर देखो एक बार। समझ आ रहा है बच्चे? जी। जो मैंने आपको बताया था कि GSTR 1 में आपको ये अपनी डिटेल बतानी पड़ेगी।
बंद होने वाला फोन चार्ज पे लगा दे। देख कितना परसेंट बैटरी। मुझे पता है 1%। चार्ज पे लगा दे। अरे सर 2%। इनवॉइस सर इनवॉइस के सीरियल नंबर हम मतलब कंपनी जो होती है सर सप्लायर वो खुद ही डिसाइड करता है या फिर डिसाइड कर गवर्नमेंट सकते, करती है? खुद डिसाइड कर सकते। बस 16 डिजिट का होगा, ठीक है ना, और खुद डिसाइड कर सकते। सर इसे कहीं रजिस्टर भी तो करवाते होंगे क्योंकि ऐसे हाँ, तो अगर रजिस्टर। खुद डिसाइड आप कर जब रहे हैं। अपने फॉर्म, आप जब अपनी रिटर्न भरोगे तो आप उसमें बता दोगे कि मेरा जो इनवॉइस की फाइल है वो इस डेट इस नंबर से स्टार्ट हो रही है, टोटल कॉपीज इतनी है, लास्ट नंबर ये है। तो एक क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस होना चाहिए ना। सर तो सर इसमें हो सकता है कि मतलब अगर कोई दो लोग सेम ही बना दे अगर अपना इनवॉइस यार ये तो डिटेल। फिर देख, सीधी सी बात है, जैसे तुम पासवर्ड अपना सेट करते हो और उसमें आ जाता है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यू कैन नॉट यूज अर्लियर पासवर्ड, तो वो तो इतना तो सरकार ने इकोसिस्टम बनाई रखा होगा। मतलब तो सर हमें सीरियल नंबर अपना पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा तभी यूज कर हाँ। सकते हैं। हाँ वो तो है। क्लियर है। ये वाले पॉइंट आपको बच्चों वाले पॉइंट लगेंगे, हमने कर लिए। ये सैंपल टैक्स इनवॉइस दे रखा है, ये नाम है, जीएसटी है, ये नंबर, कस्टमर नेम, बिलिंग एड्रेस, इनवॉइस, ये सारी बच्चों वाली बातें। गुड्स की डिस्क्रिप्शन दे दी, ये HSN दे दिया, क्वांटिटी दे दी, रेट हो गया, जीएसटी का रेट हो गया, ठीक है ना, टैक्स अमाउंट अलग से दिखा दिया, RCM है तो इधर कर दिया, ये डुप्लीकेट कॉपी है ट्रांसपोर्टर को दे दोगे, सिग्नेचर कर दोगे। समझ गए ना? अब आपको कंफर्ट आ रहा है ना क्या चल रहा है बिल के अंदर? क्यों रही? क्लियर है जी? फिर आपका स्टार्ट होता है ई इनवॉइस। ये मेरे को आज की क्लास में नहीं कराना है, लेकिन मुझे और कुछ करवाना है बेटे। दैट इज स्पेशल केसेस, कि सर जी किस तरीके से इनवॉइस इशू हो। अब मुझे बताओ, 5-10 मिनट का ब्रेक लोगे या अभी आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं? पढ़ा दूँ। तो कौन सा है? पढ़ा पढ़ा दूं दो अभी? पढ़ा जा रहा है ना अभी? अकाउंट नहीं है? यस। अकाउंट्स मैं सुबह ले लूंगा, आज मैं ये वाला कवर कर दूंगा। मेरे को लग रहा था सर पर कल सुबह हमारे टेस्ट है। कितने बजे? 11, 11:30। हाँ तो मैं 10 से 11:30, 10 से 11 ले लूंगा accounts। ठीक है ना? मुझे बताइए अभी फिर अभी, ब्रेक दे दो 5-10 मिनट का। है ना? हाँ, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है कि 10 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि अभी भी ना 1 घंटे का बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो नहीं, हाँ मतलब 1 घंटा बचा हुआ है। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं बच्चे, 7:26 हुए, कितने बजे मिलोगे? 45। 7:45 में। सर हाँ जी। सुबह अकाउंट्स मत लो। क्या कह रहे हो? सुबह 10 बजे मत लो। अच्छा, क्या हुआ? सर नींद पूरी नहीं होती है ऐसे। वेरी सर अब इलॉजिक। आदत हो गई है, आप लोगों ने 1-1 बजे क्लास ली है, अब आदत हो गई है। तो रात में फिर आदत नींद नहीं आती, फिर सुबह जल्दी जब उठना नहीं। जरूरत होती है ना, तो आदत एक ही दिन में बदल जाती है। अब सर आपको फिर मैं ये कल सो सोचना है, जाऊंगी। अब आपको ये सोचना है कि क्लास इंपॉर्टेंट है कि नींद, बड़ा सिंपल सा डिसीजन है। अरे सर। अभी पक्का नहीं है, बट देख लूंगा। अगर कल आपका टेस्ट 11:30 से है तो मैं 10 से 11:30 रखूंगा। एंड ठीक है भाई, मतलब चल सकता है, कोई बात नहीं। अच्छा स्टैंडर्ड है, 23 एक स्टैंडर्ड करेंगे, बढ़िया वाला स्टैंडर्ड है। एनीवेज 7:45 मिलते हैं बच्चों, बाकी 10-15 मिनट चिल कर लो अभी, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।